25 to 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 to 50 ले लेते हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा डाउट्स होंगे इसमें, ये इजी है। 26 to 50, क्वेश्चन नंबर 26 to 50 टीपीपी में कौन कौन से डाउट्स हैं भाई? 31 का फर्स्ट स्टेटमेंट एंड 39 का सेकंड स्टेटमेंट। 31 डाउट में है और 37 डाउट में है और 39 डाउट में है और 36 डाउट में है। और कोई? सर मेरा 36 में है। 46 है। और कोई? 40 एंड 41 41 है डाउट में भाई, 41 है। और 40 40 है, 40 है, 43 है, 48 है, 42 भी है, 42 है, 50 है, 42 है और 50 है। एक सेकंड, 42 लिखा नहीं लिखा, 42 है और एक और 50 भी बोल रहे हो, 50 भी बोल रहे हो। हाँ, और कौन सा है अवधूत? नहीं सर, हो गया उतना ही। ओके, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है एक लिमिट गिवन है, यहां पर बोल रहा है लिमिट x is tending to 0, लिमिट x is tending to 0, 2 times of f of x minus 3 times of f of 2x, then plus f of 4x, अच्छा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अच्छा, सो और बोल रहा है f0 f'0 है, f of 0 और f'0 ये दोनों 0 के बराबर हैं, और f'0 ये 2 के बराबर है, ठीक है। तो इस लिमिट को फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो आपको दिख रहा है डबल डैश, देखो ये तो क्वेश्चन खुद ही चीख के बोल रहा है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव तक भागना है, f of x के सेकंड डेरिवेटिव तक जाना ही जाना है। और आपको दिख भी रहा है डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है निश्चित, तो कहीं ना कहीं 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में जो 0 बच रहा है, जो 0.0 फॉर्म क्रिएट करने वाला है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लो साफ साफ। अच्छा भाई, 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो जब मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो दे देगा 2 टाइम्स ऑफ f of x, नहीं 2 टाइम्स ऑफ f dash x माइनस 3 टाइम्स ऑफ, देखो f2x का डेरिवेटिव, फंक्शन के अंदर 2x का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। वैसे ही f of 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव 4x, और फिर 4x का डेरिवेटिव 4, ठीक है। वैसे ही डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ x, यहां पर x भाग रहा है 0 को। किसी को इसमें डाउट हो रहा है क्या? इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? ये कैसे डिफरेंशिएट किया गया, समझ में आ रहा है? वो f की जगह पर आप साइन मान लो, तो साइन का डेरिवेटिव निकालते हो, फिर साइन के अंदर जो 2x है उसको डिफरेंशिएट कर देते, वैसा ही हो रहा है। अच्छा, अब क्या ये 0.0 फॉर्म है, डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, न्यूमरेटर में ऑफ कोर्स मैं यहां पर चेक नहीं, अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो मैं कभी चेक नहीं करूंगा। कोई बता सकता है क्या क्यों? मुझे डायरेक्टली दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्यों? सर क्योंकि उन्होंने दिया है डबल डैश 0 की वैल्यू ऊपर, क्योंकि हाँ, एक तो f'0 2 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शंस में कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस में कहीं पर भी इनफाइनाइट लिमिट नहीं दिख रहा है, फाइनाइट लिमिट दिख रहा है। और फाइनाइट लिमिट के लिए डिनोमिनेटर 0 रख देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी भाई, डिनोमिनेटर 0 रखोगे तो इन्फिनिटी पे भागने लग जाओगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है, दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा, और अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी वही चीज आएगी, ठीक है। ऊपर में भी 0 बनने वाला है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव माइनस, पहले से 3 2 6 था, फिर से 2 आ जाएगा, तो 6 2 12 टाइम्स ऑफ फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद 2x प्लस यहां पर दे देगा 4 4 16 टाइम्स ऑफ
फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 4x, मतलब फंक्शन को मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया, फिर 4x का डेरिवेटिव 4 बाहर ले लिया। अच्छा भाई, नीचे वाले 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, नीचे वाले 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और अभी भी लिमिट भाग रही है x टेंड्स टू 0। अब बात बन जाएगी, अब बात बन जाएगी तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो 2 गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। अब जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर भी f डबल डैश 0 आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर भी f डबल डैश 0 आ जाएगा, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, और प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय f डबल डैश 0 ही आने वाला है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या दे रहा है भाई ये आंसर? 16 माइनस 12 4, 4 प्लस 2 नहीं, हाँ 4 प्लस 2 6 दे देगा आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो 31 इज डन। 31 के बाद 36 पे आ जाते हैं। 31 के बाद 36 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है 36। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा डरावने होते हैं भाई। ठीक है, कभी कभी दोनों ट्रू हो जाता है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। तो 36 को थोड़ा सा और ध्यान से करेंगे। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट है लिमिट x इज टेंडिंग टू अल्फा sin of f of x divided by x minus alpha। ठीक है, x minus alpha, जहां पर बोल रहा है कि f of x क्या है? f of x है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 की बात हो रहा है, और इज इक्वल्स टू, ये एक फाइनाइट लिमिट दे रहा है, इज इक्वल्स टू k मान लेते हैं, इंफिनिटी नहीं दे रहा है, और नॉन जीरो भी है, इज इक्वल्स टू k इज नॉट जीरो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि देन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है स्टेटमेंट 1 में ही। लिमिट x भाग रहा है अल्फा को, x इज टेंडिंग टू अल्फा, e रेज टू द पावर 1 अपॉन f ऑफ x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन f ऑफ x प्लस 1। तो ऐसा वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव इंफिनिटी प्लस नेगेटिव इंफिनिटी पे क्या गड़बड़ होता है। ठीक है, देखो भाई, तो स्टेटमेंट 2 को हम बाद में देखेंगे, स्टेटमेंट 2 की ओर बाद में बढ़ेंगे, पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब आप x की वैल्यू अल्फा रख रहे हो तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। अच्छा, मतलब x की वैल्यू अल्फा रखने पर मेरा न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, मेरा न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, और साइन की वैल्यू 0 एक तो पाई पे होगी। यहां पर हाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो पाई ही होना चाहिए, वो यहां पर मैं इस f ऑफ x को क्या बोलूंगा ना, कि इस f ऑफ x में जब मैं x की वैल्यू अल्फा रख रहा हूं तो ये f ऑफ x खुद 0 आउटपुट दे रहा है, f ऑफ x का आउटपुट खुद 0 आ जा रहा है, f ऑफ x का आउटपुट खुद 0 आ जा रहा है। ठीक है, अगर f ऑफ x का आउटपुट खुद 0 आ जा रहा है तो फिर साइन ऑफ x 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर को 0 बनाना है। अगर फाइनाइट लिमिट चाहिए आपको, फाइनाइट लिमिट वाला आउटपुट चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.0 का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आप लॉफ्टेल यूज करोगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके 1 करके आउटपुट निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जब f ऑफ x में x की वैल्यू अल्फा सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तब f ऑफ x का आउटपुट 0 आ जाना चाहिए। f ऑफ x में x की वैल्यू अल्फा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब f ऑफ x का आउटपुट 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा एक्चुअली क्या है? f ऑफ x का रूट है, अल्फा इज द रूट ऑफ f ऑफ x। अच्छा, आप चमका। तो देखो, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर कहीं अल्फा है, यहां पर कहीं अल्फा है, तो अल्फा के जस्ट पहले f ऑफ x पॉजिटिव है, अल्फा के जस्ट बाद f ऑफ x नेगेटिव है, या इसका वाइस वर्सा। ठीक है, या तो अगर अल्फा इधर लाई करता तो पहले नेगेटिव होता बाद में पॉजिटिव होता, पर इतना आपको पता है कि जब f ऑफ x में अल्फा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसके जस्ट पहले f ऑफ x बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और उसके जस्ट बाद f ऑफ x बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, या फिर वाइस वर्सा। ये अगर f ऑफ x में अल्फा ये वाला रूट होता, तो बोलते कि इसके जस्ट पहले एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और जस्ट बाद एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि x इज इक्वल्स टू आउटपुट में 0 से एक बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है और एक बार बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, या वाइस वर्सा। या तो 0 के जस्ट पहले जाओगे
मतलब उस नंबर के पास जस्ट पहले, आप इसको ऐसा समझो, जो आउटपुट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेते हैं इसका रूट है x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 के जस्ट पहले जब जाओगे तो बहुत छोटा पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ठीक है, बहुत छोटा पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली चीज को आप y एक्सिस पर, ये वाली चीज को आप y एक्सिस पर देखोगे, तो y एक्सिस पे तो बहुत छोटा पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है ना, और वैसे 2 के जस्ट बाद में जाओगे तो बहुत छोटा नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। तो मैं इस 2 को एग्जाम्पल के लिए लिया था, ये कोई भी अल्फा हो सकता है, ये कोई भी अल्फा हो सकता है, उसके जस्ट पहले बहुत छोटा पॉजिटिव आउटपुट, उसके जस्ट बाद बहुत छोटा नेगेटिव आउटपुट, ठीक है। आउटपुट बोल रहा हूं, मतलब वाई एक्सिस पर या तो 0.0000 समथिंग मिलने वाला है या फिर माइनस ऑफ 0.0000 समथिंग मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया जब आप बोलोगे कि x टेंड्स टू अल्फा नेगेटिव है, मतलब x पीछे से आ रहा है, मतलब x अल्फा के पहले से अल्फा को अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ x किधर अप्रोच कर रहा होगा? अगर मैं यही वाला एग्जांपल ले लूं तो f ऑफ x किधर भाग रहा होगा? सोचो तो, f ऑफ x किधर भाग रहा होगा? पॉजिटिव। f ऑफ x जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, जीरो के को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहां से f ऑफ x आ रहा है, f ऑफ x पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड से हम उस रूट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और दूसरी चीज, अगर x अप्रोच कर रहा है अल्फा पॉजिटिव को, मतलब अगर x राइट हैंड साइड से अल्फा को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अल्फा को अप्रोच कर रहा है, तो फिर f ऑफ x जो है वो बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू देने वाला है। तो f ऑफ x खुद क्या कर रहा होगा? नेगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला अगर एक फाइनाइट लिमिट दे दे रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला भी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब f ऑफ x जीरो होना चाहिए। अगर f ऑफ x जीरो होना चाहिए तो अल्फा f ऑफ x का रूट है, अल्फा f ऑफ x का रूट है, मतलब अल्फा इज अ रूट फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पैराबोलिक कर्व होता है, ये पैराबोलिक कर्व जब x एक्सिस को कट करता है वहां पर मुझे जीरोस या रूट्स मिलते हैं। मैं मान लेता हूं कि अल्फा ये वाले केस में रूट है, तो क्योंकि ये जीरो देने वाला है f ऑफ x में जब अल्फा रखेंगे तो मैंने मान लिया कि अल्फा के जस्ट पहले f ऑफ x का पॉजिटिव आउटपुट आने वाला है और अल्फा के जस्ट बाद f ऑफ x का नेगेटिव आउटपुट आने वाला है। देख लो तो भाई, तो जब x खुद अल्फा को अप्रोच कर रहा होगा नेगेटिव साइड से, तो f ऑफ x का पॉजिटिव आउटपुट आने वाला है। जब x खुद अप्रोच कर रहा होगा अल्फा को नेगेटिव साइड से, तो f ऑफ x की वैल्यू, x खुद पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा होगा तो f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। किसी को इसमें कोई डाउट भाई? ओके, ठीक है, बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। और देखो, अब लिमिट ऐसा कुछ है, जब मैं ऐसा लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा नेगेटिव, x टेंड्स टू अल्फा नेगेटिव, ठीक है, पीछे से आ रहा है, तो f ऑफ x तो छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो f ऑफ x क्या बनेगा? e रेज़ टू द पावर, f ऑफ x बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो वो बनेगा e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, दूसरा वाला बनेगा e रेज़ टू द पावर, फिर से वही चीज बन जाएगी, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। और दूसरा केस, जब लिमिट x टेंड कर रहा है पॉजिटिव साइड से अल्फा को, तो fx एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू दे दे रहा है, fx एक्चुअली अगर नेगेटिव वैल्यू दे दे रहा है तो e के पावर में आ जाएगा 1 अपॉन छोटी सी नेगेटिव वैल्यू, मतलब 0 से थोड़ा सा पहले, माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 0 से थोड़ा पहले प्लस 1, ठीक है। तो अब आप मुझे आउटपुट बताओ, तो ये है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है मेरी राइट हैंड लिमिट, ये है मेरी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का आउटपुट e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी प्लस 1। क्या करेंगे यहां पर? e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लेंगे, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेंगे, क्या क्रिएट कर देंगे? 1 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर h, और e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर h। ट्रिक क्या है भाई? इंफिनिटी डिनोमिनेटर में क्रिएट करना है, इंफिनिटी डिनोमिनेटर में होगा तो जीरो बना देगा, ठीक है। तो ये देखो, ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गए, तो आउटपुट में आ गया 1, आउटपुट में आ गया 1। ये चीज लिमिट के साथ हो रही है, लिमिट एक्सटेंड्स टू
अल्फा माइनस दूसरा वाला, दूसरे वाले की बात करते हैं। अब तो e का पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी बन रहा है और e का पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी खुद 1 अपॉन e का पावर इंफिनिटी दे देगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1 अपॉन e का पावर 1 अपॉन h माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन e का पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ये खुद 0 हो रहे हैं तो यहां पर आउटपुट आ जाएगा -1, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, e का पावर 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1, e का पावर 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1, इनके रेशियो में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सर वो हाँ सर 1 टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर h 0 कैसे हो रहा है, समझा नहीं सर। वो h इंफिनिटी को टेंड हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, h इंफिनिटी को टेंड नहीं हो रहा है। फिर से देखो, एफ एक्स 0 को टेंड हो रहा है, e का पावर 1 अपॉन एफ एक्स है, और जब एफ एक्स नेगेटिव साइड से, देखो यहां पर जब x नेगेटिव ऑफ अल्फा, मतलब जब x अल्फा के लेफ्ट साइड से आ रहा है, x अल्फा के लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो fx 0 के पॉजिटिव साइड से आ रहा है। देखो तो इसको अच्छे से समझो भाई, इसको अच्छे से समझो। लो अच्छे से समझा देता हूं, एक ग्राफ ऐसा स्केच कर लो, एक ग्राफ ऐसा स्केच कर लो, और देखो मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x है एक पैराबोलिक कर्व। ठीक है भाई, f ऑफ x है एक पैराबोलिक कर्व, मान लेते हैं ये मेरी पैराबोलिक कर्व है, ये उसका रूट अल्फा हो गया। तो अगर ये x की वैल्यूज की बात हो रही है, इधर y की वैल्यूज की बात हो रही है, और y ही होता है मेरा f ऑफ x। ठीक है, तो जब x के राइट हैंड साइड से हम अल्फा को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इसको अल्फा पॉजिटिव बोलेंगे, x के लेफ्ट हैंड साइड से x इज इक्वल्स टू अल्फा को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इसको अल्फा नेगेटिव बोलेंगे, इसको अल्फा पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, लेफ्ट हैंड साइड वाले को अल्फा नेगेटिव, राइट हैंड साइड वाले को अल्फा पॉजिटिव, राइट हैंड साइड वाले को अल्फा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि देखो fx का आउटपुट क्या आ जा रहा है, fx का आउटपुट ये fx है, fx का आउटपुट तो y एक्सिस पे मिलता है। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो अल्फा ये 0 है, तो f ऑफ x किधर भाग रहा है भाई, f ऑफ x ऊपर से, f ऑफ x ऊपर से आ रहा है, f ऑफ x ऊपर से आ रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, f ऑफ x ऊपर से आकर 0 को अप्रोच कर रहा है, और अब जब राइट हैंड साइड से x की वैल्यू को राइट हैंड साइड से अल्फा को अप्रोच कर रहे हो, तो f ऑफ x नीचे से आ रहा है, f ऑफ x नीचे से आ रहा है, इसका यहां पर कोई पॉइंट का आउटपुट क्या होगा, इधर आएगा, तो f ऑफ x नीचे से आ रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जो e के पावर में लिखा है, e के पावर में लिखा 0 प्लस h और 0 माइनस h, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो f ऑफ x की वैल्यू डिनोट कर रहा है कि f ऑफ x एक पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है और दूसरा नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये वाले 0 को तो मैंने बोल दिया कि 0 से थोड़ा सा ऊपर 0 प्लस h है, 0 से थोड़ा सा नीचे 0 माइनस h है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर x टेंड्स टू अल्फा माइनस लिखा हुआ है। हाँ, मैंने x टेंड्स टू अल्फा माइनस लिखा हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू fx टेंड्स टू 0। यहाँ पर fx 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, fx 0 को टेंड कर रहा है, जब x अल्फा माइनस को टेंड कर रहा है, ध्यान से देखो, जब x अल्फा को पहुंच रहा है तो fx 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट ये वाली भी लिखू ना तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। जब आप लिखते हो ना कि x टेंड्स टू 2 माइनस और फिर लिखते हो h टेंड्स टू 2 माइनस h, सॉरी h टेंड्स टू 2 माइनस, तो h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, तो लिमिट्स दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि आउटपुट को f ऑफ x के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, f ऑफ x को कोई छोटे से नंबर के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो जब मेरा x अल्फा माइनस को टेंड कर रहा है तो मेरा f ऑफ x 0 को टेंड कर रहा है। एक बार f ऑफ x पॉजिटिव साइड से 0 को टेंड कर रहा है और दूसरे केस में f ऑफ x नेगेटिव साइड से 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव साइड से 0 को टेंड कर रहा है तो माइनस ऑफ इंफिनिटी देगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ इंफिनिटी देगा। पॉजिटिव साइड से 0 को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन 0 प्लस ऑफ इंफिनिटी दे देगा। चमका क्या? यस सर। यस काफी धीरे से यस सर आ रहा है भाई, तेरे को नहीं चमका क्या? मैं चमक गया? मैं समझ में आया? स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हाँ सर, चमक गए। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अगर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा साइन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये फाइनाइट वैल्यू तभी लेगा जब ये 0/0 का फॉर्म हो। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट 1 का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो स्टेटमेंट 2 है। हाँ, स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2। क्यों भाई? देखो तो, क्योंकि वो 0/0 का फॉर्म लेगा तब साइन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा डिफाइंड होगा, इसलिए अल्फा एक रूट होगा f ऑफ x का, और अगर अल्फा एक रूट होगा f ऑफ x का
इसलिए e raised to the power 1 upon f of x minus 1 और e raised to the power 1 upon f of x plus 1 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है भाई, चमका गया? यस यस काफी तो अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, ऊपर काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है, बढ़िया से देख लो। जब x अल्फा पॉजिटिव को जाता है तो f ऑफ x नेगेटिव साइड से अप्रोच करता है जीरो को, इसलिए 0 माइनस x, 0 माइनस एक कोई छोटा सा नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। यस चलो, क्वेश्चन नंबर 36 हुआ, 31 के बाद 36 हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 भी असर्शन रीजन टाइप का ही क्वेश्चन है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल दे रहा है कि ऐसा है कुछ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर बोल रहा है 1 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अप टू, ये वाली चीज है अप टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो बोल रहा है कि लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस लिमिट x tends to infinity 2 square upon x cube and so on up to limit x tends to infinity x square upon x cube। ठीक है, नहीं होती लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट केवल तभी होती हैं जब मुझे दोनों लिमिट्स फाइनाइट मिलती हैं, ठीक है। दोनों फाइनाइट लिमिट्स नहीं मिल रही हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो तो वो सब तो अच्छा फाइनाइट लिमिट्स ऐसा लग रहा है मिल रही हैं, हाँ। पर ये देखो, जो न्यूमरेटर वाला है ना, x एक बहुत बड़ा नंबर बन जा रहा है, x एक बहुत बड़ा नंबर, यहाँ इंफिनिटी है ना, हाँ, x एक बहुत बड़े नंबर को तो अप्रोच कर रहा है, x एक बहुत बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये वाली चीज 0 बन रही है, ये वाली चीज 0 बन रही है। जब आप x को इंफिनिटी टेंड करा दे रहे हो, ये वाली चीज भी 0 बन जा रही है, पर ये एक्चुअली 0 नहीं है। ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर 1 स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा नंबर है, यहां पर भी 2 स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर 0 नहीं बनने की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यूज मिल रही है, 0.0000001 प्लस 0.000000003 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत बहुत छोटी वैल्यूज मिल रही हैं, पर इतनी सारी ढेर सारी छोटी बात मिल करके एक फाइनाइट वैल्यू बना दे रही है। जब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो तो वो फाइनाइट वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, जब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो ना इंफिनिटी पे, तो पहले आपको कभी डिनोमिनेटर को रखना ही नहीं चाहिए। आपका डिनोमिनेटर में यहां पर आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली x की वैल्यू इंफिनिटी नहीं रख सकते हो, दैट इज वन थिंग, ये वाली चीज डिफाइंड नहीं होगी। दूसरी चीज की एक्चुअली क्यों अलग अलग नहीं कर रहे हो और एक साथ करने पर कुछ और आंसर आ जा रहा है, उसका रीजन ये है कि जब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप बोलते हो कि ये 0 आ जा रहा है, आप बोल रहे हो ये भी 0 आ जा रहा है, आप बोल रहे हो सारे 0 आ जा रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो x इंफिनिटी बन नहीं रहा है, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। मतलब x एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़े नंबर का न्यूमरेटर कभी 1 है, उसी बहुत बड़े न्यूमरेटर का कभी बहुत बड़े नंबर का न्यूमरेटर 2 है एंड सो ऑन, उसी बहुत बड़े नंबर का न्यूमरेटर कभी उसका स्क्वायर है, ठीक है, उस बहुत बड़े नंबर का न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये कुछ फाइनाइट बहुत छोटी वैल्यूज देने वाले हैं, और वो फाइनाइट बहुत छोटी वैल्यूज मिल करके एक बहुत छोटी फाइनाइट वैल्यू बना सकते हैं या एक फाइनाइट वैल्यू बना सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज की ये जो इंफिनिटी वाला फॉर्म है, डिनोमिनेटर में gx वाला फॉर्म है डिनोमिनेटर में, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो कि आप 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब में 1 स्क्वायर को भी छोड़ दे रहे हो, आप अलग से केवल gx में अपनी लिमिट अप्लाई कर रहे हो, केवल डिनोमिनेटर में अपनी लिमिट अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पर भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। जब आप 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब करोगे तो आप वहां पर भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, क्योंकि न्यूमरेटर में केवल 1 है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, तो आप वहां पर भी अपनी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। आपको स्ट्रिक्टली बोला गया होगा कि जब fx डिवाइडेड बाय gx है तो gx
gx पक्का पक्का नॉन जीरो हो जाना चाहिए, या gx में एक डिफाइंड वैल्यू रखनी चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी एक वैल्यू नहीं है जो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। पॉलिनोमियल फंक्शन में x की वैल्यू आप 100 रख सकते हो, 1000 रख सकते हो, 1 लाख रख सकते हो, 10 लाख रख सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी नहीं रख सकते। इन्फिनिटी थोड़ी ना पहुंच सकते हो, इन्फिनिटी रियल नंबर। क्या आपके पॉलिनोमियल फंक्शन का ये होता है क्या? ये होता है कि आपके पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन नहीं होता ना भाई। इन्फिनिटी नहीं रख सकते पॉलिनोमियल फंक्शन में, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। सो इन्फिनिटी कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। चमका क्या? तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड नहीं है। पहले वाले केस में डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड नहीं है भाई। फाइनाइट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है, नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है। फाइनाइट नेचुरल नंबर दे रहा है तो चलेगा, पर नेचुरल नंबर केवल इस इंफिनिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। यहां पर सेकंड वाले स्टेटमेंट में जब आपको बोल रहा है कि x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू a है, और यहां पर जीरो क्रिएट हो जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई जब ये a की वाली वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू को ये टेंड करा दे रहा है अपने डिनोमिनेटर को जो खुद इंफिनिटी बन जा रहा है, कुछ ऐसी वैल्यू को टेंड करा दे रहा है जो खुद इंफिनिटी बन जा रहा है, तो क्योंकि वो खुद इंफिनिटी नहीं बन सकता, मेरा डिनोमिनेटर खुद इंफिनिटी नहीं बन सकता, इसलिए मेरा ओवरऑल वैल्यू खुद जीरो नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती, एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, हाँ भाई वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब ये a इसको ऐसी वैल्यू पर पहुंचा दे रहा है मेरे डिनोमिनेटर को जो खुद इंफिनिटी बन जा रहा है, और क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर खुद इंफिनिटी बन जा रहा है तो ऊपर में कोई भी वैल्यू रखोगे ओवरऑल जीरो देने वाला है। और अगर ओवरऑल जीरो मिल रहा है, जब मैं x की वैल्यू a को अप्रोच कर रहा हूं डिनोमिनेटर को इंफिनिटी बना करके, अगर ओवरऑल जीरो मिल रहा है, नहीं रखेंगे, नहीं लेंगे उस नॉन नेचुरल नंबर वाली वैल्यू को, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर खुद इंफिनिटी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर खुद आउटपुट जीरो नहीं दे सकता, डिनोमिनेटर खुद इंफिनिटी नहीं बन सकता, इसलिए वो कोई नेचुरल नंबर वाला आउटपुट नहीं दे सकता, इसलिए वहां पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीखने को क्या मिला? सीखने को मिला कि लिमिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से केसेस में नहीं होता है भाई। लिमिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक तो ये वाले केस में नहीं होता जो हमने कई बार देख लिया है, कि एक इंफिनिटी बन जाए और कोई दूसरा नंबर दे दे, दूसरी लिमिट कोई दूसरा नंबर दे दे, एक लिमिट इंफिनिटी को चले जाए, तब भी लिमिट नॉट डिफाइंड, लिमिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लिमिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बोलेंगे। और दूसरा केस जब मेरा g ऑफ x भागने लग जाए इंफिनिटी पे, तो g ऑफ x भागने लग जाए इंफिनिटी पे, और g ऑफ x बन जाए एक्चुअली इंफिनिटी, f ऑफ x कोई रियल वैल्यू देने लग जाए और g ऑफ x खुद इंफिनिटी बनने लग जाए, तब भी लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लिमिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तब भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी चलेगा, जीरो अपॉन जीरो चलेगा। एक फाइनाइट वैल्यू देने के बाद अगर नीचे इंफिनिटी मिलने लग जा रहा है और केवल एक लिमिट है, ढेर सारी लिमिट्स नहीं है, ऐसा आप बोलोगे सर 2 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा? मैं बोलूंगा हाँ यहां पर आउटपुट जीरो आने वाला है, ठीक है। पर जब ढेर सारे छोटे छोटे आउटपुट्स लेने लग जाते हो, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x अप टू x बाय 2 डिवाइडेड बाय x, जब बहुत सारे छोटे छोटे आउटपुट्स ऐड करोगे तब आपको सभी का आउटपुट जीरो नहीं मिलने वाला है, तब आपको सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर भी लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर g ऑफ x एग्जैक्टली जीरो नहीं बन रहा है। चमका भाई सभी को कोई डाउट इसमें? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 37, बहुत लॉन्गर टर्म में याद रखना। इंफिनिटी प्लस एक रियल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि जब दोनों इंफिनिटी बन जा रहा है तो आउटपुट इंफिनिटी ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, और एक रियल वैल्यू डिवाइडेड बाय अगर इंफिनिटी आ जा रहा है और वो फंक्शन टेंड कर रहा है इंफिनिटी पर, तब भी अगर एक ही लिमिट है तो जीरो दे देंगे आउटपुट। पर अगर ढेर सारी लिमिट्स है, इसका मतलब मैं ढेर सारी छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करने वाला हूं, और जब मैं ढेर सारी छोटी छोटी वैल्यूज ऐड करने वाला हूं तो मुझे एक फाइनाइट लिमिट मिलेगी, ना कि जीरो मिलेगा, ठीक है। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही।